तो दोस्तों आपने यहाँ पर थर्ड चैप्टर अच्छे से बिल्कुल समझ लिया है। सरकार होती क्या है, लेवल्स क्या होते हैं, उसके स्तर क्या है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ ली। उसके बाद में आपने एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कर लिया, रिवीजन भी हो चुका है आपका चैप्टर का। अब जो आपकी बुक्स के बैक साइड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, आप सरकार सबसे क्या समझती हैं, यानी सरकार से क्या समझते हैं, सीधी सी बात है, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो सरकार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, यानी सीधी सी बात है कि सरकार के वर्क क्या है वो आपको लिखने हैं। तो पहले क्या पूछा था, सरकार की डेफिनेशन वो दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, या सीधा भी लिख सकते हैं कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ लोगों के समूह की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ठीक है, या आप कल मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी बताई थी कि कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अगर ये भी याद ना रहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे लोगों का समूह जो कानूनी रूप से चुने हो, ऐसे लोगों का समूह जो कानूनी रूप से चुने हो और देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसे कहते हैं सरकार कहते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख दो दोस्तों, इसके अंदर मेन क्या आना चाहिए कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ये वर्ड आना चाहिए। दूसरा देश की शासन व्यवस्था यानी देश को चलाते हैं, ये वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। बाद में ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, तो आप यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है, ये लाइन ऐड कीजिए और उसके बाद में जो इसके वर्क होते हैं सरकार के वो लिख दीजिए। जैसे देश की सीमाओं की रक्षा करती है, देश में नियम बनाना, उन्हें लागू करना, अपराधियों को पकड़ना, न्याय करना, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, ये सब कार्य किसके हैं, सरकार के हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आप कैसे, अगर आपको रटना तो है ही नहीं, अगर ये याद ना रहे तो आप सीधा से देख लीजिए सरकार क्या करती है। देश के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सरकार कर रही है, स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना, रेल की पटरियाँ, रेल का प्रबंधन करना, डाक का काम करना, हर एक चीज़ सरकार के अंडर में हो रही है। युवाओं को रोजगार देना, पेंशन देना। ठीक है, आपके घर के अंदर जो भी है, जैसे अगर महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई को कम करना, ठीक है, रुपए का मेंटेन करना, ये सारे काम किसके हैं, सरकार के। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, सीधी सी बात है, आपको सोच कर लिखना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन ऐसे रटाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना यहाँ पर है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है। यानी ये कह रहा है कि सरकार को नियम बनाने की क्या जरूरत है, कानूनों को बनाने की क्या जरूरत है, सरकार क्यों बनाती है कानून। ठीक है दोस्तों, एक बात सीधी सी समझिए कि कानून नहीं होंगे, मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के अंदर आपकी कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई आपके ऊपर रूल लागू ना हो, तो वो क्या फैमिली। आपके स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल के अंदर कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई रूल ना लागू होते हो आपके, तो क्या वो स्कूल रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों, आप कभी टाइम से जाओगे नहीं। आज आपका मन हो गया नहीं जाना है, कल आपका मन हो गया कहीं और घूमने जाना है, कहीं और पर जाना है, तो इस तरह से क्या हो सकता है अपने यहाँ पर है, तो बिल्कुल स्कूल जाना ही बंद कर देंगे। तो एक डिसिप्लिन होता है, एक रूल होता है जिसके अंडर में हम स्टडी कर पाते हैं। वैसे क्या होता है, सरकार नियम क्यों बनाती है, अब देश है तो देश, मान लो आपका स्कूल हो गया, तो आपके देश को चलाने के लिए, अब मान लो कोई पावरफुल होगा, फिर वो तो छोटे को पीट कर चला जाएगा। अगर छोटे को पीट कर चला गया, जिसके पास में पावर कम है उसको पीट कर चला गया, तो उसको तो न्याय नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर क्या, ये जिसके पास में बल होगा या जिसके पास में पैसे होंगे वो ही राज करेगा। तो इन सब पर पाबंदियां लगाने के लिए क्या किया जाता है, कानून बनाए जाते हैं कि जो छोटा है उसको भी उतना ही अधिकार है जीने का, और जो बड़ा है उसको भी उतना ही अधिकार है जीने का। तो इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। तो अब आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, सोचकर देखिए दोस्तों,
देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून किस लिए बनाए जाते हैं? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगर कोई बड़ा है छोटा है, मान लो किसी के पास में ज़्यादा पैसा है तो वो छोटे पर है इसे कब्जा कर लेगा, गरीबों पर कब्जा कर लेगा, जिसमें पास में ज़्यादा ताकत है वो दूसरे पर कब्जा कर लेगा। तो क्या है, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई गुंडागर्दी ना हो। फिर अपराधियों को सजा देने के लिए, अपराधी अब ऐसे तो अपराधी आतंकवाद बहुत बढ़ जाएगा, आतंकवादी बहुत आ जाएंगे, अपराध बहुत बढ़ जाएगा अगर कानून ना बनाए जाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है, अगर चोरी करोगे या कोई मारपीट करोगे तो आपको जेल होगी या सजा दी जाएगी। तो उससे डरता हुआ क्या करता है अपराधी, यहाँ पर कुछ उनको डर रहता है और वो सजा यहाँ पर अपराध करने से बचता है। नेक्स्ट, निर्दोषियों को न्याय देने के लिए। अब निर्दोषियों पर कोई ऐसे तो आरोप लगाते रहेंगे, तो ये क्या है, निर्दोषियों को न्याय देने के लिए। फिर देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए, देश के संसाधनों को नियंत्रण में रखने के लिए। अभी संसाधन है ऐसे तो कब्जा कर लेंगे ना जिसके पास में ज़्यादा पावर होगी। फिर संसाधनों का समाज में वितरण करने के लिए आदि। तो सरकार कानून किस लिए बनाती है, तो ये सब काम के लिए। इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हो आप सोचकर। अब आपको मैंने मोटा मोटा हेडिंग बता दिया है और आपको समझाता मैं इसलिए चल रहा हूँ कि आप अपने व्यू से लिखें, आप अपने माइंड से सोचकर लिखें। ये तो मैंने सीधा बताया है। तो कानून किस लिए बनाए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सही से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, भ्रष्टाचार ना हो समाज के अंदर है, सभी को समानता मिले, सभी को न्याय मिले, अपराध कम से कम हो। तो बहुत सारे कारण लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र देता हुए चल रहा हूँ, आप उस सूत्र को फॉलो कीजिए और आप अपने माइंड से सोचकर लिखिए। आपको एग्जाम के टाइम में ये याद रखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा सोचें और लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो अब चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, यानी लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, उसके अंदर क्या ऐसे गुण होने चाहिए जिससे वो ऐसे लगे कि लोकतांत्रिक है। जैसे राजतंत्र की सरकार होती है तो उसके अंदर क्या लक्षण होने चाहिए। और अब अपने राजतंत्र को छोड़िए, लोकतंत्र की बात आई है तो लोकतंत्र के अंदर ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिससे लगे कि हाँ वो लोकतांत्रिक सरकार है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर गुण होते हैं, गुणों के कारण ही वो उस चीज़ का पता चलता है कि वो चीज़ क्या होगी क्या नहीं होगी। गर्म वाटर है तो गर्म वाटर के भी गुण होंगे, भी उबलता होगा या भाप निकलती होगी या उसके भी अपने गुण होंगे। तो वैसे लोकतांत्रिक सरकार के क्या गुण होंगे जो उनके अंदर लोकतांत्रिक उसको बनाते हो। देखिए पहली बात, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र वर्ड समझिए, लोकतंत्र यानी लोक यानी लोगों का, ठीक है, तंत्र का मतलब सिस्टम यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। ठीक है, तो इसके अंदर मेन क्या होगा, लोग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है, चुनाव देश में वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है, यानी जो सरकार होगी वो क्या होगी, समाज में लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण का, चुनाव देश में वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। आगे आपने लगा लेना है कि लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव देश में वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है चुनाव किसके द्वारा, वयस्क मतलब जिसकी एज 18 साल प्लस हो। ठीक है, वयस्क उसको कहते हैं, यानी चुनाव किसके द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा। सेकंड, लोकतांत्रिक सरकार में लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का क्या मतलब होता है, लोकतांत्रिक सरकार होगी जो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसे नहीं कि वो अपने ऐसे जैसा मन करेगा वैसे कार्य करेगी, जैसा लोग चाहेंगे लोगों के अनुसार वो कार्य करेगी, जैसे लोगों को पसंद हो। ऐसे नहीं एक दो को, सभी लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो लोगों के अंडर में काम करेगी। फिर लोकतांत्रिक सरकार जनहित में कार्य न करने पर सरकार को जनता द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त का मतलब हटाया जा सकता है। अब अगर सरकार मनमानी कर रही है, जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है, तो उसको लोगों के द्वारा हटाया भी जा रहा है। सीधा सा मतलब है सारा का सारा शासन, सारी की सारी पावर किसके पास में है, लोगों के पास में है। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक। अब बात थोड़ा सा और इसको समझाने के लिए, राजतंत्रीय सरकार, राजतंत्र की सरकार के अंदर क्या होता है, चुनाव कोई वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं होता, राजा का बेटा आगे राजा बनेगा ये पहले से तय होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, चुनाव देश के वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये तो लोकतांत्रिक। राजतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जैसा राजा चाहेगा वैसे ही काम होगा। ठीक है, जनहित में कार्य करने पर सरकार को हटाया जा सकता है, जो राजतंत्रीय सरकार है उसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी? महिला मताधिकार आंदोलन क्या है दोस्तों, तो इसकी उपलब्धि क्या थी? देखिए महिला मताधिकार आंदोलन, तो आपको पता होगा कि महिला मताधिकार आंदोलन क्या है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो महिला मताधिकार आंदोलन था यूरोप और जो अमेरिका है इसके अंदर। पहले देखिए दोस्तों, पहले क्या था, वोट सभी को नहीं था, वोट का अधिकार सभी को नहीं था, वोट हर कोई नहीं डाल सकता था। कौन नहीं डाल सकता था? महिलाएं नहीं डाल सकती थी, जो गरीब थे वो नहीं डाल सकते थे, जो अशिक्षित थे वो नहीं डाल सकते थे। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने मिलकर संघर्ष किया था, ठीक है। कहाँ पर? यूरोप और अमेरिका के अंदर, यूरोप और अमेरिका में संघर्ष किया था महिलाओं ने, उसी को क्या कहते हैं, सफरेज मूवमेंट। तो देखिए यूरोप और अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए चलाया गया आंदोलन को क्या कहते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन, ठीक है। लिख दोगे दोस्तों, लिख दोगे, ठीक है। इसकी उपलब्धि क्या थी? अब इसकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि का मतलब होता है जैसे अगर ये आंदोलन किया तो इनको क्या चीज़ उपलब्ध हुई थी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको उपलब्ध क्या हुआ था, अगर ये आंदोलन वोट से लेकर कर रही हैं, मत से लेकर कर रही हैं, तो इनको क्या वो अधिकार प्राप्त हुआ वोट डालने का? हाँ जी, वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसी को कहते हैं उपलब्धि। वो थोड़े अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। तो ये टाइम कब था? प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तब महिलाओं ने क्या किया था, जो पुरुष काम करते थे वो काम महिलाओं ने किया, ठीक है। वहाँ पर जो काम पुरुष करते थे वो महिलाओं ने किया, और समाज में ऐसा मानकर चला जाता था कि जो पुरुष वाले काम हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाओं का काम है घर में काम काज करना, और जो भी घर के काम है वो सारे काम करना महिलाओं के काम है, जबकि पुरुष बाहर के काम करेगा। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या किया था, महिलाओं ने वो सारे काम किए जो पुरुष करते हैं, और समाज में जो ऐसी रूढ़िबद्ध अवधारणा थी, गलत सोच थी, उनको तोड़ दिया था, और ये भी साबित किया था कि हर निर्णय को महिलाएं ले सकती है। तो ये उपलब्धि थी, ये अपने शब्दों में लिख देना यहाँ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं ने पुरुषों वाले काम कर समाज में फैली महिलाओं की क्षमताओं को लेकर गलत रूढ़िबद्ध अवधारणाओं को तोड़ा और साबित किया कि महिलाएं भी निर्णय लेने में सक्षम है। यही उपलब्धि थी। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब है, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, गांधी जी को ऐसा लगता है कि वोट देने का अधिकार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास में होना चाहिए जो 18 साल से ऊपर है, यानी वयस्क है जो नागरिक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ अमीरों को और जो शिक्षित है उनको होना चाहिए। और अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके अनुसार क्या इसका आंसर लिखना है, आपका राय क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़्यादातर देश के अंदर जनसंख्या कौन सी है? गरीब है। अगर गरीब है तो वो अशिक्षित भी है, यानी स्कूल नहीं जाती तो वो अशिक्षित भी है ज़्यादातर संख्या। गिने चुने लोग ऐसे हैं जो अमीर है तो वो शिक्षित भी होंगे। अब बताइए सरकार किसके अनुसार चलनी चाहिए, गरीबों के अनुसार या अमीरों के अनुसार? शाम को जब भूख लगती है तो खाना तो सभी खाते हैं ना, अमीर भी खाते हैं और गरीब भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। अब डिसाइड उसका मूल्य अमीर करने लग गई कि उसका प्राइस 500 रुपये प्रति किलो होगा, तो बताइए जो गरीब है वो कहाँ से खरीदेंगे? तो अब आप बताइए कि सरकार किसके अनुसार चलनी चाहिए? तो जब गरीब को वोट देने का अधिकार होगा, जब गरीब को वोट देने का अधिकार होगा ना, तो जब सरकार आएगी, जब सरकार को चुनने का वक्त आएगा, तो वो जितना अमीरों के आगे झुकेगी उतना ही गरीबों के आगे भी झुकना पड़ेगा। इसलिए वोट देने का अधिकार गरीबों और अमीरों को, दोनों को होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे अपने, वैसे तो मैंने बता दिया है, आप एग्जाम के टाइम में आप इसको लिख सकते हो अपने शब्दों में, लेकिन आपने कैसे सेट किया है? हमारे विचार में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इन वयस्कों में ज़्यादातर संख्या गरीब और शिक्षित लोगों की है, गरीब और अशिक्षित लोगों की है। जो जितने भी वयस्क है ज़्यादातर संख्या किसकी है? जो गरीब और अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है।
वोट देने के अधिकार का अर्थ होता है शासन में भागीदारी, ठीक है। वोट देने का अधिकार का क्या मतलब होता है, शासन के अंदर भागीदारी, यानी कि वो अपने खुद मूल्य को डिसाइड करता है कि सरकार को ऐसे चलना होगा, ऐसे नहीं चलना होगा। यानी गरीब खुद डिसाइड करेगा कि सरकार को ऐसे चलना होगा, जो गरीब की आवश्यकताएं हैं वो सरकार को पूरी करनी होगी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सरकार भी कोशिश करेगी कि जो गरीब की आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ति करे, ठीक है दोस्तों। तो शासन में भागीदारी, इसलिए गरीब को वोट देने से वंचित करके उन्हें देश के शासन में भागीदार होने से रोकना भी है, जिससे वे देश के हित में निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। तो जिससे क्या होगा, अब मान लो कि गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो वो कोई शासन में भागीदारी नहीं कर पाएगा, यानी अपना जो जैसे निर्णय है वो नहीं रख पाएगा भी, अपने को क्या करना है, कैसे सरकार को चलना चाहिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, वो देश के हित में निर्णय नहीं ले सकता। तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। और बाद में ये लिखा है कि यह भेदभाव का एक रूप है। तो सॉरी दोस्तों, मैं नीचे लिखना भूल गया कि यह भेदभाव का रूप है। हाँ, इसलिए ये क्या है, भेदभाव का एक रूप है। इससे क्या हो रहा है, समानता का उल्लंघन हो रहा है ना, समानता नहीं आ रही है, जो अमीर है उनको तो मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा, समानता नहीं मिल रही है। तो आप लिख सकते हो कि हाँ, यह भेदभाव का एक रूप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो थर्ड चैप्टर है इकाई 2, अपनी एक चैप्टर और रहा है, उससे ये इकाई 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपके जो भी आपको जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन देने की हम कोशिश करेंगे और देंगे भी। तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, टाटा।